हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास से पहले हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स है आरबीआई ग्रेड पे बी प्रिपरेशन के लिए 2025 2026 के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों जो आपके लेवल्स होते हैं उसकी कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी। आपकी तैयारी एक ही जगह से सारी हो जाएगी। आपकी जो फैकल्टी है इसमें वो वही हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो ज्वाइन कीजिए। और चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडियन नेशनल स्पेस डे। तो इंडियन नेशनल स्पेस डे हर साल अगस्त 23 को मनाया जाता है। बेसिकली देखिए, इस दिन चंद्रयान 3 जो था उसकी लैंडिंग हुई थी ऑन द मून साउथ पोल, तो उसी के उपलक्ष्य में अगस्त 23 को चुना गया है। और जो 2025 की थीम है वो है आर्यभट्टा टू गगनयान, एशियंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो नेशनल स्पेस डे आपका ऑनर करता है सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन अगस्त 23 2023, मार्किंग इंडिया एज द फर्स्ट कंट्री टू रीच द लूनर साउथ पोल एंड द फोर्थ नेशन इन हिस्ट्री टू लैंड ऑन द मून। सेकेंड है उज्जैन हॉस्टेड रोमांटिक। तो ये एक सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कनक्लेव हुआ है। तो ये उज्जैन में हुआ है, 27 अगस्त को किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया था पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। और जो इसमें रिलीज़ की गई है वो है एक बुक रिलीज़ की गई है, फेथ एंड फ्लो, नेविगेटिंग क्राउड्स इन इंडिया सैक्रेड स्पेसेस। तो बेसिकली ये बस आप जगह याद रख लीजिए क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स के भी रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है 11th राउंड ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशंस कंक्लूड्स इन न्यू दिल्ली। तो देखो आजकल आप देख रहे हो ना, काफ़ी हम लोगों ने यूके के साथ भी देखा था, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ना हम ट्रेड एग्रीमेंट्स करते रहते हैं। तो जो इनके साथ साइन किया है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसको सेसा बोलते हैं। तो उसका 11th राउंड अभी हुआ है नेगोशिएशंस का न्यू दिल्ली में। तो इसमें किस किस डोमेन पे उन्होंने डिस्कशन की है, गुड सर्विसेज एंड मोबिलिटी पे, डिजिटल ट्रेड पर, रूल्स ऑफ ऑरिजिन पे, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस, एनवायरनमेंट, लेबर एंड जेंडर इश्यूज़। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और कहा है कि वो अपनी कमिटमेंट को बढ़ाएंगे। जो सेसा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, उसको और एडवांस करेंगे और एग्रीमेंट को और ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो देखो विद टाइम ना हर कंट्री के साथ चलते रहते हैं, राउंड्स होते रहते हैं, हर राउंड में कुछ ना कुछ एडिशंस होती रहती हैं। कुछ ना कोई कंट्री हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट सेटअप करे, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके करें। तो ये किसके अंतर्गत होता है, इन्हीं एग्रीमेंट्स के अंतर्गत होता है। तो हम लोग टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो आपको मैं सेसा या एफटीए पीटीए बोलती तो रहते हैं, लेकिन है क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए जिसे बोलते हैं। इसका बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स या किसी सेक्टर रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो टैरिफ्स होते हैं ना वो रिड्यूस कर देती हैं, दो कंट्रीज़ के बीच हैं तो वो रिड्यूस करेंगी आपस में टैरिफ्स, और रिड्यूस करती है, एलिमिनेट नहीं करती है, स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। और इसमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आती, स्पेसिफिक ही वो लोग रखते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको एप्टा भी बोला जाता है। ये इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, लाओस, साउथ कोरिया और श्रीलंका के बीच है, और वो एक पीटीए ही है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देन आपका आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इसका जो स्कोप है वो आपके पीटीए से थोड़ा वाइडर हो जाता है। इसमें जो टैरिफ्स हैं वो सब्सटैंशली सारी की सारी जो भी गुड्स हैं ना, जो भी आप ट्रेड करते हो, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी ट्रेडिंग होती है, उन सब पे टैरिफ्स जो हैं एलिमिनेट किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, वो एक लिमिटेड नहीं है, एक लिस्ट तक वो हर पे अप्लाई होगा। इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सब आ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, इंडिया एशियान एफटीए। तो एशियान हमने पढ़ा हुआ है, तो जो एशियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का एक एफटीए 2009 में हुआ था। देन नाफ्टा या यूएसएमसीए, ये सब क्या है, सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कुछ या तो दो कंट्रीज़ के बीच होते हैं या मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम सेपा भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये एफटीए से भी और वाइडर हो गया, हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं।
अब इसमें क्या है, इसमें ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंपटीशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट भी आ गया, कॉपरेशन भी आ गई इन मल्टीपल एरियाज। और इसमें नॉन टैरिफ मेजर्स भी लिए जाते हैं। इसमें अब सिर्फ टैरिफ पे ही नहीं काम होगा, टैरिफ तो है ही, उसके अलावा नॉन टैरिफ मेजर्स भी लिए जाते हैं एक दूसरे को ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया जापान का सेपा है जो 2011 में साइन हुआ था, या फिर इंडिया यूएई का सेपा 2022 में साइन हुआ था। देन आगे आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसे हम सेसा भी बोलते हैं। ये देखिए सेपा के साथ सिमिलर ही है जो हमने ऊपर किया है, बट इन एग्रीमेंट्स में क्या है, ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन, तभी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जगह इकोनॉमिक कॉपरेशन वर्ड आ गया है। बाकी सब कुछ इसका सेम ही रहेगा। इसमें क्या होता है, ये भी ट्रेड लिबरलाइजेशन से बढ़कर होता है। टैरिफ्स नहीं आप कम करोगे, आप कॉपरेट करोगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करोगे एक दूसरे के साथ। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, हर फील्ड में आप एक दूसरे को कॉपरेट करोगे। फॉर एग्जांपल इंडिया मलेशिया का सेसा है 2011 का, इंडिया सिंगापुर का है जो 2005 में हुआ है। तो देखो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम अलग अलग लेवल्स पे हैं। देन आपका आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन एफटीए से डीपर होता है। इसमें मेंबर्स होते हैं यूनियन के ना, मेंबर्स होती हैं कंट्रीज, एंड दे एलिमिनेट इंटरनल टैरिफ्स एंड अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो यानी कि अपना इंटरनल मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, एक मैं पूरी यूनियन एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पर चलेगी फॉर नॉन मेंबर्स, एंड इट रिक्वायर्स मोर कोऑर्डिनेशन इन ट्रेड पॉलिसी। इसके एग्जांपल है आपका एक मर्कोसुर करके है जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और कंट्रीज़ हैं उनका है, एंड ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की। देन आगे आपका फाइनल कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट भी कस्टम यूनियन की तरह है, पर उससे भी और हम डीपर चले जाते हैं। जो कॉमन मार्केट होती है ना, जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर हैं उनके बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर होता है, एंड कुछ रेगुलेशंस की हार्मोनाइजेशन होती है। और ज़रूरी नहीं है सिंगल करेंसी भी ले सकती है कॉमन मार्केट, या अलग भी ले सकती है। तो इससे तो एक ही आपको एग्जांपल आएगा, सबसे पहले आपका जो यूरोपियन है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया EEA, एंड योर कैरीकॉम सिंगल मार्केट जो कि कैरेबियन कम्युनिटी में है। एंड फाइनली वी हैव योर इकोनॉमिक यूनियन। ये सबसे बड़ा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, इससे बड़ा ऊपर कुछ नहीं होता। अब इसमें क्या, आपकी पूरी एक कॉमन मार्केट है, कॉमन इकोनॉमिक, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, आपकी पॉलिसीज़ तक एक हैं, फ्री मूवमेंट तो है ही है लोगों का, और इसमें यूजुअली सिंगल करेंसी भी होती है, और यही आपका यूरोपियन यूनियन EU। तभी आपने देखा यूरोपियन कंट्रीज़, पहले यूके में भी यही होता था। यूके ने फिर अपने आप को ब्रेग्जिट अगर आपको याद हो तो ब्रेग्जिट क्या था, जब उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिक यूनियन EU यूरोपियन यूनियन से आउट कर दिया था। तो उसके बाद क्योंकि देखिए जो EU है उस सारी कंट्रीज़ में यूरो चलता है। आप जर्मनी जाओ, आप फ्रांस जाओ, आप देखोगे यूरो ही चलता है, और इन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स में मूवमेंट भी फ्रीली होती है, आपका पूरा एक यूरो का ही वीज़ा लगता है। तो इसलिए वो क्या हैं, वो सब इंटीग्रेटेड हैं थ्रू अ इकोनॉमिक यूनियन। चलिए नेक्स्ट है DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो DRDO ने ये किए हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओडिशा, और ये 23 अगस्त को उन्होंने कंडक्ट किए हैं। तो ये जो आपका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है ना, ये एक मल्टी लेयर्ड शील्ड की तरह काम करेगा। अभी भी देखिए जब हम लोग पीछे हमारे पाकिस्तान के साथ वॉर पे गए थे, तो हमें उस टाइम हम बहुत सारी शील्ड सिस्टम थे जिन्होंने हमें बचाया था। तो उसी के लाइंस पे चलते हुए हम लोग इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं और ज़्यादा, और ये हमें प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। इसमें 3 एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, तो हम वो फीचर्स में देख लेते हैं। सबसे पहले 3 लेयर ऑफ डिफेंस है, वही के 3 एडवांस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स रहेंगी इसके अंदर, फॉर लॉन्ग रेंज थ्रेट्स अप टू 30 किलोमीटर वो कोई भी अपने टारगेट पर मार सकती हैं। देन एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स जो क्लोज रेंज अटैक्स में यूज़ आएंगी, और एक हाई पावर लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो बिल्कुल जो सामने थ्रेट्स खड़े होंगे जैसे ड्रोन्स होंगे उन सबको मारने के लिए यूज़ आएगी। तो इसमें 3 एक तरह से शील्ड्स हैं। देन सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल, तो ये जो जितने भी इस पूरे वेपन सिस्टम के कमांड्स हैं ना, वो सारे इकट्ठे कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर उनको कंट्रोल करता है, और वो लोग सेंस करेंगे सेंसर्स के थ्रू कि हमें कौन से वाले सिस्टम को डिप्लॉय करना है इन तीनों में से, और अकॉर्डिंगली वो उस वेपन को यूज़ करेंगे।
और ये एक ही टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर मेरा QR SAM चल रहा है तो ड्यू सिस्टम नहीं चलेगा, ये मल्टीपल एक टाइम पे काम कर सकते हैं। देन इनके जो रेडार सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है, 360 डिग्री कवरेज देता है एंड इट इज़ वेरी मोबाइल एंड फास्ट सिस्टम। मोबाइल होने से क्या होता है, देखो बहुत जल्दी ना डिप्लॉयमेंट इसकी ईजी हो जाती है, इसकी आप मूवमेंट कर सकते हो बॉर्डर एरियाज़ में इन ईजीली। एंड देन ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, यानी इसे इंडिया में ही डेवलप और बनाया गया है। नेक्स्ट है इंडिया पार्टनर्स विद WFP, जो कि आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू फाइट ग्लोबल हंगर। तो 25 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है न्यू दिल्ली में, जिसके अंतर्गत वो लोग कोलैबोरेट करेंगे एट एड्रेसिंग ग्लोबल हंगर क्राइसिस। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो WFP है वो फोर्टिफाइड राइस को प्रोक्योर करेंगे इंडिया से फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस इन क्राइसिस रीजन्स अराउंड दी वर्ल्ड। तो जैसे हमें पता ही है कि अभी मिडिल ईस्ट में या बहुत एरियाज़ में जहाँ पर भी वॉर चल रही है, जहाँ पे फेमाइन्स आ जाती है, वहाँ पर इसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करेंगे और WFP को फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेंगे। फोर्टिफाइड राइस आपकी क्या होती है, रेगुलर राइस होती है, लेकिन इसमें कुछ एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, जिससे ये जो फूड है उसमें एक्चुअली में नरिशमेंट दे वो, और लोगों को उसको कंज्यूम करें तो उनको लाइफ सेविंग फूड मिल सके। एंड जो एग्रीमेंट है हमारी, देखिए इंडिया की एथिक्स में है वासुदेव कुटुंबकम, उसको फॉलो करते हुए इसको साइन किया गया है लेटर ऑफ इंटेंट को। जो LOI है, देखिए ये Feb 2025 से चल रही थी, WFP से हमारी बात रोम में शुरू हुई थी और उसी के आगे अब फाइनली इसे न्यू दिल्ली में साइन किया गया है। और भी देखिए कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जैसे कि सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, फोर्टिफाइड राइस रोल आउट, अन्नपूर्ति डिवाइसेस, जन पोषण केंद्र, स्मार्ट वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजीज, फ्लो स्पैन्स। तो ये सब कुछ इस पर इंटीग्रेट आपके कोलैबोरेट करेंगे WFP और इंडिया। चलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो एक ये फूड असिस्टेंट ब्रांच है आपकी यूनाइटेड नेशंस की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इस बेसिकली इनका एम है हंगर से एड्रेस करना पूरे वर्ल्ड ओवर और फूड सिक्योरिटी लाना सारी कंट्रीज़ में। 1961 में इसे फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 120 कंट्रीज़ में अभी इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं। 2020 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था और करंटली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनकी वो है सिंडी मैकेन। और उन्हें देखिए UN सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं और आपके डायरेक्टर जनरल होते हैं जो FAO के, वो मिलके अपॉइंट करते हैं फॉर फिक्स्ड 5-year टर्म। मिशन क्या है इनका, इमरजेंसी फूड असिस्टेंस देना कन्फ्लिक्ट वाली जगह पे, नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, पेंडेमिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एंड देखिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, 17 SDGs हैं, उसमें जो आपका गोल नंबर 2 है ना वो है ज़ीरो हंगर बाय 2030, उसके टूवर्ड्स भी WFP का बहुत बड़ा रोल है। देन लॉन्ग टर्म रेजिलियंस लाना वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में अगेंस्ट क्लाइमेट शॉक्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इन गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है इनका, तो एक एग्जेक्टिव बोर्ड है जो इन्हें गवर्न करते हैं, जिसमें 36 मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एंड इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट, डायरेक्शन, सुपरविजन सब उनकी एक्टिविटीज़ को वही 36 मेंबर स्टेट्स देते हैं। और इनके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो इक्वली इलेक्ट होते हैं बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके। जो यूरोपियन यूनियन है वो इसमें परमानेंट ऑब्जर्वर और मेजर डोनर है, यूरोपियन यूनियन एज अ होल इस ऑर्गेनाइजेशन में। फंडिंग और पार्टनरशिप इसकी क्या रहती है, तो फंडिंग जो है वो वॉलेंट्री डोनेशंस आती है फ्रॉम गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स एंड वर्क्स क्लोजली विद गवर्नमेंट्स, NGOs एंड UN एजेंसीज टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। और 2025 में इन्हें $16 बिलियन इनका पूरा रिक्वायरमेंट थी टू असिस्ट ओवर 123 मिलियन पीपल ग्लोबली। चैलेंजेस क्या हैं कि देखो जैसे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी आ चुकी है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हम लोग अपने ही देश में देख लें, पेंडेमिक्स आए हैं, तो धीरे धीरे विद टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इन्हें फूड ज़्यादा चाहिए लोगों को। ऑब्वियसली जब ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, लोगों के पास खाना नहीं है, हम पैलेस्टीन में भी जैसे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ इनका बजट भी इनको ज़्यादा चाहिए जिससे वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। कन्फ्लिक्ट जोन्स में देखिए मुश्किल होता है वहाँ पर एक्चुअली में जाना, जहाँ पे वेपन्स हैं उस एरिया में जाके लोगों तक एड पहुँचाना।
रेफ्यूजीज़ और डिस्प्लेड पॉपुलेशन भी देखो क्राइसिस की वजह से बढ़ती जा रही है। और ह्यूमैनिटेरियन जो एड एफर्ट्स हैं यमन, साउथ सूडान, सीरिया, इथियोपिया यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें भी ये मेजर पार्टनर हैं। नेक्स्ट है इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन आयंस 2025। तो ये हुई है अंडर एजिस ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम, जिसे हम आयंस भी कहते हैं। ये अभी आपका डिस्कशन कंडक्ट हुए 27 to 28 अगस्त एट साउदर्न नेवल कमांड इन कोची। तो जो इवेंट है इससे 19 मेंबर कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन इस इवेंट में 19 ही आए थे और उन्होंने अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव एक्सचेंज किए। सेशंस रहे ओवर 2 days रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्यूचर रोल ऑफ आयंस इन फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड हार्नेसिंग ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज अमंग आयंस कंट्री। तो इसमें देखिए उन लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, काफ़ी बातचीत की। अब आयंस है क्या है आपका इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। ये वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, मतलब मेंबर स्टेट्स अपने वॉलेंट्री आके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था 2008 में, और ये बेसिकली एक फोरम है फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो जो भी स्टेट्स जिनके कोस्ट लगते हैं इंडियन ओशन को, उनके लिए इसे बनाया गया था। पर्पस क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन इन सारे कोस्टल स्टेट्स का आपस में, रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेस को डिस्कस करना, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एक दूसरे में लाना एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स सच एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो मेंबर नेवीज जो हैं, मानिए जैसे कि कोस्टल कंट्रीज़ हैं, कोई भी सुनामी आती है, ऐसा कुछ भी आता है, तो आपस में एक दूसरे को असिस्ट करें। इसके 25 मेंबर स्टेट्स हैं और 4 सब रीजन्स में डिवाइडेड है, और उसके अंतर्गत 25 मेंबर स्टेट्स आते हैं। साउथ एशियन लिटोरल्स जिसमें आपके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब आ जाते हैं। वेस्ट एशियन जिसमें ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया ये सब आ जाते हैं। ईस्ट एशियन जिसमें केन्या, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका वो साइड आ जाती है। एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब आ जाते हैं। और इसके बावजूद 25 मेंबर स्टेट्स हैं, इनके 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, चाइना, जापान, रशिया, ऐसे देखिए कंट्रीज़ के नंबर्स बहुत ज़्यादा है, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मीटिंग्स जो आयन की है वो बाय एनुअली कंडक्ट होती हैं, जिन्हें सिम्पोजियम्स भी बोलते हैं। एंड जो चेयरमैनशिप है इसकी रोटेट करती है, हर मेंबर स्टेट के पास ये 2 years के लिए जाती है। करंट जो चेयर है इसकी अभी थाईलैंड के पास है, जिन्हें 2023 में मिली थी, और वो 8th कॉन्क्लेव में मिली थी बैंकॉक में। अब जो है 9th कॉन्क्लेव होगा 2025 एंड में इंडिया में, और ये चेयर इंडिया के पास मूव कर जाएगी। और जो आयंस है देखिए इसके अलावा जो सिम्पोजियम्स होती है, एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस। इसके बाद है आरेडा साइंस परफॉर्मेंस MOU विद MNRE। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने साइन किया है MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और एक क्या है परफॉर्मेंस MOU है कि जो उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा उसका टारगेट वो 8200 करोड़ ले रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो MOU देखो सिर्फ कोलैबोरेशन के ही नहीं होते, परफॉर्मेंस MOUs भी होते हैं। उसमें वो कहते हैं कि कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो अपने एनकम्पास कर रहे हैं। तो ये देखो अब जो हम पढ़ेंगे ना, ये सब अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हो, आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वाली की है, तो ये सब आपको पता होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड एबिटा। तो इन सबको वो इम्प्रूव करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इतना इतना परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए हैं और उसे हम अचीव करेंगे। Then Ministry of Minority Affairs and ICAR CMFRI to sign MOU under PM विकास। तो PM विकास स्कीम है आपकी माइनॉरिटीज़ के लिए बेसिकली। इसके अंतर्गत इस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड ICAR CMFRI ने साइन किया है। ये एक प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे जिसका नाम है मत्स्य शक्ति, जिसमें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी की जाएगी फॉर 690 कैंडिडेट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन केरला। तो इसमें देखिए उनको स्किल्स ही नहीं दिए जाएंगे, स्किल्स तो रहेंगे जैसे कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, फिशरी रिलेटेड है ये ज़्यादा, सीवीड फार्मिंग, ऑयस्टर कल्चर। इसके साथ साथ उन्हें मेंटरशिप भी दी जाएगी जिससे वो अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्टार्ट कर सके। इसमें जो है देखिए सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, 15 to 25% कोटा मेजॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया है।
और जो ट्रेनीज़ हैं और जितना भी देखिए सरकार के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो क्रेडिट स्कीम्स हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जैसे कि नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें भी उनके लिए वो उनको एम्पावर करेंगे जिससे वो एंटरप्रेन्योर्स बने और आगे वो एक्चुअली में जॉब भी क्रिएट करें अपनी कम्युनिटीज़ के लिए आगे। नेक्स्ट है इंडिया जापान एनर्जी कॉपरेशन डीपन्स थ्रू मिनिस्टर डायलॉग। तो ये अब जापान के साथ हम लोगों ने एनर्जी कॉपरेशन का साइन किया है। तो देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इकोनॉमिक था हमने पीछे किया, तो अभी एनर्जी कॉपरेशन है। तो देखिए जापान इंडिया ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इनकी पहले से बहुत पहले से चल रही है, अब उसमें उन्होंने थोड़ी इंक्लूजन्स की हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे ना पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जापान गए थे, तो उनके साथ वो साइन करके आए हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में आपके एमओयूज़। तो एनर्जी के सेक्टर में हम देख लेते हैं। तो दोनों जो साइड्स हैं उन्होंने कहा है कि वो जो ऑनगोइंग तो है ही है उनके, उसके साथ बढ़ावा देंगे। उन्होंने अपने कमिटमेंट को रीअफर्म किया है। एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन हाइड्रोजन, एमोनिया बेस्ड फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, इन सब में वो और ज़्यादा काम करेंगे। एंड और क्रिटिकल एरियाज जिसमें वो कोलैबोरेट करेंगे वो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ग्रीन केमिकल्स, बायोफ्यूल्स, एडवांस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। इसके साथ साथ रोड मैप भी उन्होंने फ्यूचर कोलैबोरेशन का साइन किया है, जिसमें क्लीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जॉइंट फंडिंग मैकेनिज्म्स होंगे फॉर स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री एकेडमिया कंसोर्टिया। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप्स निकलेंगी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल्स। एनुअल रिव्यू वर्कशॉप्स भी होंगी। इसके साथ साथ देखिए जो हमारा फ्रेमवर्क्स हैं लाइक इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इन सब में भी कॉपरेशन को बढ़ावा दिया गया है। आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत देखो क्या है, हमें क्लाइमेट को बचाना है, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को बढ़ाना है, तो उसके अंतर्गत भी इंडिया जापान ने डायलॉग्स किए हैं। इसके साथ साथ पॉलिसी, इंडिया की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके साथ कहीं ना कहीं ये जो हमारी कॉपरेशन है वो अलाइन करती है। और जापान का क्लीन टेक डिप्लॉयमेंट इंसेंटिव्स है जो उनकी वहाँ की पॉलिसी है। तो इस देखिए आप काफ़ी जापान के साथ हम लोग अगर देखेंगे तो क्लीन एनर्जी के सेक्टर में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉपरेशन पर भी इंडिया जापान ने साइनिंग की है। तो आप बल्कि देख लीजिएगा क्योंकि अभी जापान में जैसे उनकी विजिट थी तो काफ़ी इंडिया जापान के बीच में साइन हुआ है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को दोनों कंट्रीज़ मिलकर एडवांस करेंगी, जॉइंट एफर्ट्स होंगे टू शील्ड क्रिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट एमिड्स इवॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो हमें पता ही है, देखो जैसे टैरिफ्स यूएस की तरफ से लग रहे हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिक्योरिटी हर कंट्री अपनी चाहती है। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, अगस्त 2025 की समिट में दोनों कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है। सेक्टोरल फोकस देख लेते हैं किस किस सेक्टर्स को इन्होंने फोकस में रखा है। सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो सेक्टर्स देख लिए, कर लिए। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस सेक्टर में किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है। इसके साथ साथ पहले जो जापान था उन्होंने कहा था कि वो जापानीज़ येन 5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलाकर। अब वो अचीव हो चुके हैं, तो अब न्यू एम्बिशन उन्होंने कहा है कि वो 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करेंगे, जापान से इन्वेस्ट होगा ओवर नेक्स्ट डिकेड इन इंडिया। सप्लाई चेन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं टोयोटा शुशो रेयर अर्थ रिफाइनरी जो आंध्र प्रदेश में है। देखो जापानीज़ प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की भी ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे आपके ग्रीन फील्ड में कह सकती हूँ, ग्रीन फील्ड हो सकता है, ब्राउन फील्ड हो सकता है, एफडीआईज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हुई होती हैं, तो उसमें भी हम लोग और ज़्यादा वो कोलैबोरेट करेंगे। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग जो था ये पहला था जिसमें स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को पूरा कवर किया गया है। एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड एआई पार्टनरशिप पर भी बात की गई है कि इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव भी लाया जाएगा, जिससे क्योंकि देखो एआई इज़ द फ्यूचर, एआई पर भी अब ये लोग कोलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट है आयुर्वेदा डे टू बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 सितंबर। तो ये ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है सरकार ने अपने गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के। देखो पहले फिक्स नहीं था, पहले इसे धनतेरस के दिन मना लिया जाता था और धनतेरस की डेट क्योंकि हमेशा चेंज होती रहती है तो इसलिए इसकी भी डेट बदलती रहती थी, लेकिन अब डेट फिक्स कर दी, उससे क्या होता है कि ना कंसिस्टेंसी मिल जाती है।
23 सितंबर को क्यों चुना गया, क्योंकि उस दिन ऑटम आपका इक्विनॉक्स होता है, ऑटम सीजन का। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, डे एंड नाइट जब आपके बैलेंस्ड होते हैं, बराबर टाइम के होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि आयुर्वेदा से भी आप माइंड, बॉडी और नेचर के बीच इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। और 2025 की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है ओवर 700 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल गियर अप फॉर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 इन इजिप्ट। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार आपकी ट्राई सर्विस है, सारी इसमें सर्विसेज होती हैं आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब होते हैं। मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, तो बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्ट लेती हैं, लेकिन ये से 2 कंट्रीज़ होस्ट करती हैं, बाई एनुअली ये होस्ट होता है, इजिप्ट और यूएस से करती हैं। 1980 से ये हो रही है, और जो करंटली होगी 2025 में वो इजिप्ट में होगी। जो 2025 एडिशन है वो इसका 19th है, एंड ये 28 अगस्त से 10 सितंबर तक होगी, और अराउंड 43 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम आपकी बेसिकली लॉन्च की गई थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन लेना है। वर्किंग कैपिटल हम जानते हैं कि डे टू डे के लिए जो हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए 10,000 से शुरू होता था और इसके लेवल्स होते थे। तो इसमें कुछ इन्होंने अब चेंजेस किए हैं, तो उसे रीस्ट्रक्चर किया गया आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम को। इसका जो लैंडिंग पीरियड है, पहले ये स्कीम 31 दिसंबर 2024 तक थी, अब इसे बढ़ा के मार्च 31 2030 तक कर दिया गया है। और जो टोटल आउटले है रिवैम्प्ड स्कीम का वो 7,332 करोड़ का है, एमिंग टू बेनिफिट 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू बेनिफिशरीज। फीचर्स क्या हैं आपके रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम के देख लेते हैं। तो अब जो लोन ट्रांचेस रहेंगी, फर्स्ट ट्रांचे दिया जाएगा 15,000 का, पहले 10,000 का दिया जाता था। तो अगर कोई इंसान 10,000 भर देता था तो उसे नेक्स्ट ट्रांचे मिल सकता था, लेकिन अब उससे पहले ट्रांचे को 15,000 कर दिया गया है। सेकंड ट्रांचे 20,000 से बढ़ा के 25 का कर दिया गया है, और थर्ड पहले भी 50 का था और अब भी 50,000 का ही रखा गया है। इसके साथ साथ यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। तो बेनिफिशरीज़ हैं जो सेकंड ट्रांचे दे देंगे अपना, यानी 20,000 वाला, उन्हें यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा दी जाएगी। देन डिजिटल एडॉप्शन इंसेंटिव्स भी इसमें हैं। तो वेंडर्स जो देखिए अब क्यूआर कोड या डिजिटली पैसे लेंगे कैश कोई जगह, तो उन्हें कैशबैक इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे अप टू ₹1,600। एंड जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी की जा रही है। जो स्कीम है इसे एक्सपैंड किया जाएगा। पहले ये टाउन्स तक थी, अब इन्हें सेंसस टाउन्स, पेरी अर्बन एरियाज़ और आगे भी बहुत सारी जगह में, पहले इनको ना प्रॉपर्ली म्यूनसिपैलिटी से था कि म्यूनसिपल आपके जितने भी जो एरियाज़ हैं आपके एरिया में, उनसे आपका वेंडर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अब इसको और बढ़ावा दिया जाएगा कि और छोटी जगहों तक भी इसे पहुँचाया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, तो जो रिवैम्प्ड स्कीम है उनमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स एंड मार्केटिंग की, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। और जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उन्हें हाइजीन और फूड सेफ्टी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी इन पार्टनरशिप विद FSSAI। और स्वनिधि से समृद्धि, ये भी इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी वेंडर्स की पूरी। आपके मंथली लोक कल्याण मेलाज भी किए जाएंगे। देन परफॉर्मेंस स्कीम की क्या रही है, तो देखिए स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था, आपके जब कोविड-19 का टाइम हुआ था उसके बाद, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स का ऑब्वियसली उसमें बहुत नुकसान हुआ था। एंड इसमें 96 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं, अमाउंटिंग टू ₹13,797 करोड़ टू 68 लाख वेंडर्स। इसके साथ साथ जो यूपीआई लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं वो भी 241 करोड़ के दे चुके हैं, क्योंकि 47 लाख डिजिटल एक्टिव बेनिफिशरीज़ हैं पीएम स्वनिधि के अंतर्गत, और उन्होंने बहुत देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया है और इंसेंटिव्स भी उन्हें दिए जा रहे हैं। रिकॉग्निशन, देखिए जो ये स्कीम है इसे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला था 2023 में, एंड सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2022 में मिला था। नेक्स्ट है इंडिया भूटान MOU ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो भूटान के साथ हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में साइन किया है, क्योंकि देखिए इनकी शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं टू फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो MOU के की एरियाज हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इनोवेशन, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज।
तो एक जॉइंट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इनका फर्स्ट सेशन अभी कन्वीन किया जाएगा, जिसमें वो लोग अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस को एग्री करेंगे और जो भी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के फील्ड में उस पर फोकस करेंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन है वो इंडिया में होगा और इस पर आगे बातचीत की जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना मार्क्स 11 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये स्कीम आपकी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्लासेस में डिस्कस किया था। एज ऑफ मिड अगस्त 2025 इसके स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें से देखिए जो याद रहे कोशिश करिए और अपनी नोटबुक में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सरकार के आपके स्टैटिस्टिक्स हैं। तो 56.16 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं अभी तक, एंड टोटल डिपॉजिट्स जो हैं इन अकाउंट्स में वो 2.68 लाख करोड़ रुपीज़ के हो चुके हैं। 67% जो अकाउंट्स हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में है, तो ये अच्छी बात है कि अनसर्व्ड एरियाज़ तक हम पहुँचे हैं। 56% अकाउंट होल्डर्स आपकी औरतें हैं। इवन की रुपे कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंतर्गत बढ़ा है। 38 करोड़ फ्री रुपे डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं इस स्कीम के अंदर। और देखिए जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी, इसके बारे में भी हमने काफ़ी बात की थी फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट है ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट। ये 2025 की कंडक्ट हुई है न्यू दिल्ली में, और इसका जो थीम था वो था ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। तो इसमें देखिए क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो भी आपके आयुर्वेदा, जो भी हमारी पुरानी होम्योपैथी है, इस सब के बारे में बात हुई थी इस हेल्थ केयर समिट में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOUs भी साइन किए हैं विद 25 कंट्रीज़ ड्यूरिंग दिस हेल्थ केयर समिट। नेक्स्ट है IIP, जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। इट ग्रोज 3.5% इन जुलाई 2025। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है 3.5% का। ये अभी क्विक एस्टिमेट निकाले हैं उन्होंने। जो इंडेक्स वैल्यू है वो 155 हो गई है फ्रॉम 149.8। तो इसका बेस वैल्यू 100 होता है। ये सब आप लोगों ने, जो भी बच्चे मेरी क्लास फॉलो करते हैं, हम लोगों ने IIP के बारे में सब बात की थी। इवन कि हमने जून तक के सारे नंबर्स भी डिस्कस किए थे। अब आप उसके बाद के नंबर्स अपनी नोटबुक में अपडेट करते जाइए जैसे जैसे आपके क्लास में हम हर मंथ के स्टडी करते जाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि देखो इसमें आपके 3 सेक्टर्स होते हैं मेजर, उसमें मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे अच्छा आपका परफॉर्म किया है। 5.4% का राइज आया है। इलेक्ट्रिसिटी में 0.6% की ग्रोथ देखी गई है, और जो माइनिंग सेक्टर है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है -7.2% की। तभी जो एवरेज बैठा है वो 3.5% आ पा रहा है। की कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी देखो जो सबसे ज़्यादा आपकी जिन्होंने हेल्प किया है 3.5% के इंक्रीज़ का, और मैन्युफैक्चरिंग में 5.54% के इंक्रीज़ का, वो है बेसिक मेटल्स की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स। तो इनकी उसमें ग्रोथ देखा गया है प्रोडक्शन में। यूज्ड बेस्ड भी कैटेगरीज देख लेते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, एंड इंटरमीडिएट गुड्स में भी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स। तो ये सब आपके सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से बढ़ावा हुआ है। क्योंकि देखो जो प्रोडक्शन थी ना वो हमारी पिछले, अगर कुछ टाइम से आपको याद होगी, तो IIP नीचे जा रहा था, लेकिन इस महीने इसने थोड़ी स्पीड पकड़ी है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पार्टनर्स विद मैप माई इंडिया टू एडवांस इंडियाज डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। तो इन्होंने भी MOU साइन किया है 29 अगस्त को। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद मैप माई इंडिया। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। अब इन्होंने जो MOU साइन किया है, तो डिजिपिन है, मैप माई इंडिया जो है ना वो बेस मैप्स प्रोवाइड करेगा फॉर नो योर डिजिपिन एप्लीकेशन। तो ये डिजिपिन एप्लीकेशन है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उसके लिए उनको मैप्स की ज़रूरत है, और वो मैप सब कौन बना के देगा, मैप ऑफ इंडिया देगा, टू एनहांस विजिबिलिटी एंड इंश्योर प्रिसाइज जनरेशन ऑफ डिजिपिन कोड्स बेस्ड ऑन जोग्राफिक लोकेशन। पहले पिन होता है ना हमारा, हम पिन कोड बोलते हैं ना अपने एरिया का, फिजिकल अगर कोई आपको लेटर आनी है, अब वही ऑनलाइन एक तरह से डिजिटल पिन आपके एरिया का जनरेट हो जाएगा। और ये आपकी जो मेपल्स ऐप है ना, ये मैप माई इंडिया की ऐप है, उस फंक्शनैलिटी में इसको डिजिपिन को एम्बेड किया जाएगा। तो जो भी यूज़र्स होंगे वो सर्च कर पाएंगे या नेविगेट कर पाएंगे यूजिंग दिस डिजिपिन्स डायरेक्टली।
अब इससे क्या होगा, जो कंपनी है डिजिपिन्स देगी, जो भी सारे एड्रेसेस हैं ना, हर एड्रेस का अपना एक डिजिपिन होगा। उससे ना आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी ना सब कुछ कंप्यूटराइज्ड कर पाएंगे, तो डिजिपिन उनका एक बन जाएगा और उस एरिया तक, उस एड्रेस तक उनके लिए लेटर पहुंचाना, एक डिजिपिन मिल गया, असाइन कर दिया वो डिजिपिन, और लेटर पहुंचाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी लेटर या कुछ भी हम कुरियर सर्विसेज की बात करें तो जो डिजिपिन का इनकॉर्पोरेशन होगा इनटू मेपल्स ऐप विल अलाउ एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डेवलपर्स टू बिल्ड इनोवेटिव लोकेशन बेस्ड सॉल्यूशंस। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का डिजिटल एड्रेस कोड इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, उस ये कोलैबोरेशन उसमें हेल्प करेगा। और एड्रेस एज अ सर्विस, जो ये नया एक सर्विस लेकर आए हैं कि आपके एड्रेस पे आपके जो आप सर्विस चाहते हैं वो एड्रेस से रिलेटेड पहुंच जाए, उसकी तरफ भी ये लोग काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। तो आप बस इसमें देख लीजिए कौन टॉप परफॉर्मर्स है, ज़्यादा इसके डीप की आपको ज़रूरत है नहीं है। टॉप परफॉर्मर्स एनर्जी कंजम्पशन ग्रुप में आपके आए हैं, तो इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन फाइनल एनर्जी कंजम्पशन। ग्रुप 1 में महाराष्ट्र ने टॉप किया, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश में, ग्रुप 3 असम और ग्रुप 4 में त्रिपुरा ने। फ्रंट रनर्स आपके 5 स्टेट्स बने हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। असम और केरला अचीवर हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश आपके कंटेंडर्स बने हैं। तो बेसिकली 6th एडिशन हुआ है 2024 का जो हुआ है, इसमें आपके जितने भी 36 स्टेट्स और यूटीज़ हैं सबको 66 इंडिकेटर्स पर आपके स्कोरिंग दी जाती है। नेक्स्ट है Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि आपका जो अप्रैल टू जून 2025 है ना, उसके जीडीपी के आपके अभी एस्टिमेट्स आ गए हैं। तो ये एस्टिमेट्स हैं, बाद में आपके रिवाइज्ड भी होते रहते हैं, पर अभी हम जो एस्टिमेट्स आए हैं वो देख लेते हैं। तो रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी हमें पता है जो कांस्टेंट प्राइजेस पर होता है, उसमें 7.8% की ग्रोथ देखी गई है, और इसी पीरियड में पिछले साल वो 6.5% की थी, यानी उससे ज़्यादा की आई है। और अगर मैं फुल अमाउंट्स में बात करूं तो 47.89 लाख करोड़ है एज़ कम्पेयर टू 44.42 लाख करोड़ लास्ट ईयर। तो बस आप ये देखिए 7.8% की ग्रोथ आई है। नॉमिनल जीडीपी यानी कि आज करंट प्राइजेस पे जो जीडीपी कैलकुलेट होता है उसमें आपके 86.05 लाख करोड़ था, और वो भी आपका बढ़ा है पिछले साल इसी टाइम पे, इसी पीरियड पे वो 79.08 लाख करोड़ था। तो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ तो उसमें 8.8% का ग्रोथ आया है, रियल में 7.8% का आया है। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, अब याद है ना हमने जीडीपी डिफ्लेटर भी किया था, मेरी क्लासेस अगर किसी ने की होगी तो इससे आप जीडीपी डिफ्लेटर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि आपका जीवीए होता है, रियल टर्म्स की जब भी हम बात करते हैं यानी कांस्टेंट प्राइजेस की बात हो रही है, उसमें भी 7.6% का ग्रोथ देखा गया है, और नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड में 8.8% का इंक्रीज देखा गया है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं जीवीए कितना है, रियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर में वो 3.7% गया है, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7%, कंस्ट्रक्शन में 7.6%, माइनिंग में -3.1%। अब देखो जीडीपी माइनिंग में भी कम दिख रहा है ना हमें जीवीए ग्रोथ, और पीछे आईआईपी में भी कम था। तो ना हर इंडेक्स, हर नंबर ना आपस में मैच करता है, ये याद रखना। ऐसे ही एग्ज़ाम में ना आपने लॉजिक के थ्रू सब कुछ बनाना है। और यहाँ देखो जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसलिए उसका जीवीए ग्रोथ भी हमें अच्छा दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड यूटिलिटीज़ में 0.5% और टर्शरी सेक्टर में 9.3% की ग्रोथ देखी गई है। जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें 9.7% की ग्रोथ है, और प्राइवेट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम डे टू डे अपनी सारी नीड्स पे खर्च करते हैं, और जो सरकार अब सैलरीज देने पे, जो भी हमने बजट के अंतर्गत बात की थी ना आपकी रेवेन्यू खर्चे, वो सब आते हैं इसमें, तो वो उसमें 9.7% की ग्रोथ हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो भी अब इसमें कौन से आ गए आपके कैपिटल अकाउंट के, जो भी जिसमें आपके एसेट्स बढ़ते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी 7.8% का उसने रियल ग्रोथ दिखाया है। तो नंबर सारे ऊपर ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए।
आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए हम कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल है। आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाएगा इसमें। आपको एक तरह से रोड मैप मिल जाएगा आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। इसको लेने का भी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। प्लस LIC-AAO का एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन आ चुकी है, आने वाला है। उनके लिए फ्री मॉक्स लेकर आया है बैंकर्स यूनिवर्सिटी। उसको भी लेने का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वहाँ जाके ये मॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं बैंकर्स यूनिवर्सिटी की साइट पे। इवन कि आप बैंकर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी ये मॉक्स आपको अवेलेबल है।